नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं शांति क्लासेस, जहां हम सिर्फ जानकारी नहीं ज्ञान बांटते हैं। आज की तारीख है 3 जून 2025 और हम जानेंगे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाले किसी भी सरकारी परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। STMEPCI योजना क्या है? ये योजना तो भारत की इलेक्ट्रिक क्रांति की दिशा में बड़ा कदम। क्या है ये? कहता है STMEPCI का मतलब है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार्स इन इंडिया। उद्देश्य क्या है भाई? मतलब भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल हब बनाना। मुख्य बातें क्या है? मतलब सरकार अगले 5 वर्ष तक कस्टम ड्यूटी में छूट देगी। कंपनी को कम से कम 4150 करोड़ का निवेश करना होगा। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन यानी घरेलू निर्माण करने के लिए 3 साल में उसको 25% और 5 साल में 50% करना होगा। 3 साल में प्रोडक्शन शुरू करना अनिवार्य है। यह योजना मेक इन इंडिया और नेट जीरो मिशन से जुड़ी हुई है। न्यूज तो आपने जान लिया, पर इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? एक्चुअली टेस्ला को हम चाहते हैं कि टेस्ला थोड़ा सा हमारे अंदर इंटरेस्ट ले इंडिया में आए। टेस्ला को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और इसीलिए भारत सरकार ये सब छूटें दे रही है। ठीक है, हम चाहते हैं कि टेस्ला जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग हब यहां शुरू करे। ठीक है, इंडिया में कार अपना इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है वो इंडिया में बनाए, पर टेस्ला ये नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि हम बाहर बनाए और इंडिया में इंपोर्ट करें, क्योंकि उसका भी अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप साहब जो है, प्रेसिडेंट साहब जो है, वो उनका अलग ही राग चल रहा है। वो कह रहे हैं कि भैया अगर वहां बनाओगे अगर इंडिया में तो हम तुम पे 100% टैरिफ लाभ देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, उसका अपना चल रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको अट्रैक्ट करें, क्योंकि भैया ये ट्रंप जो है वो जीवन भर नहीं रहने वाले, ये आखिरी टर्म है उनका। ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति लगा जो है वो 2 ही बार प्रेसिडेंट बन सकता है। कोई भी जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ 2 ही बार बन सकता है, तो ये दूसरा टर्म है उनका। इसके बाद ट्रंप जो है वो प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे, तो इसका चिंता नहीं करना चाहिए। जैसे एप्पल ने चिंता नहीं किया, इसी प्रकार से टेस्ला को भी चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हमने बताया आपको कि भारत सरकार इसमें कर क्या रही है, क्या सुविधाएं दे रही है। तो सरकार 5 वर्ष तक कस्टम ड्यूटी में छूट देगी। यानी आप कहीं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो और चाह रहे हो कि इंडिया में हम शुरू करें, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम आप अगर शुरुआत भी करना शुरू करते हो आप, तो हम आपको 5 साल तक सीमा शुल्क में छूट देंगे, कस्टम ड्यूटी में छूट देंगे। ठीक है, इसके अलावा बस आपको करना क्या होगा कि बस आप 4150 करोड़ का भी निवेश अगर कर देते हो यहाँ, तो हम तुमको ये छूट दे देंगे। ठीक है, अब कहता है कि आपको करना क्या होगा, तो कहता है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना होगा। कहता है ये क्या होता है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन? कहता आप मान भाई, अभी तो आपका मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बना नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री तो बना नहीं है आपका, तो आप कहीं और से बना के ला रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे उसका कम से कम 3 साल तक, ठीक है, तुरंत तो तुरंत आपका बन नहीं जाएगा यहाँ पे फैक्ट्री। तो कहता ठीक है, जितना चीज वहां पे बन सकता है उस फैक्ट्री में, उस फैक्ट्री में बनाइए, लेकिन उसका 25% हिस्सा कम से कम यहाँ पे बनना चाहिए। ठीक है, और 5 साल, ठीक है, कि भीतर आपको 50% हिस्सा आपको उसका जो भी प्रोडक्ट इंडिया में सेल होने वाला है उसका आपकी 5 साल के अंदर, जिसको भी हम इंपोर्ट ड्यूटी फ्री करके लाने दे रहे हैं, उसका 50% हिस्सा 5 साल के अंदर अंदर आपको 50% हिस्सा इंडिया में ही बनाना है। ठीक है, और 3 वर्षों में आपको उत्पादन शुरू करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि आप 3 साल तक तो आपको छूट दे रहे हैं, लेकिन आपको अपना फैक्ट्री डेवलपमेंट के लिए, लेकिन 3 साल के बाद हम आपसे जो है वो आपको जो छूट दे रहे हैं उसका शर्त ही यही है कि आप 3 साल बाद कम से कम यहाँ प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है इंडिया जेन। कहता भारत का पहला स्वदेशी एआई मॉडल है ये। इंडिया जेन क्या है भाई? कहता भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM है ये। LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो चैट जीपीटी जैसे मॉडल की तरह काम करेगा, लेकिन भारतीय संदर्भ में। किसने विकसित किया है इसे? कहता विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
ठीक है, और आईआईटी बॉम्बे और टेक इनोवेशन हब के सहयोग से ये विकसित हुआ है। क्यों खास है भाई ये? ठीक है, तथा भारतीय भाषाओं और संस्कृति पर यह आधारित है। स्टार्टअप्स और छात्रों को मिलेगी इससे मदद, और डेटा सुरक्षा और डिजिटल आत्मनिर्भरता को ये बढ़ावा देगा। हम कोशिश में है कि हमारा डेटा विदेश ना जाए, ठीक है, इसलिए अगर लोग इसका इस्तेमाल करें तो हम लोगों को समझने में, कि जितना ज्यादा इसका इस्तेमाल करेगा, उसका क्या सर्च कर रहा है, उसका सर्च पैटर्न, वो क्या सोचता है, इन सब चीजों का डेटा हमारे पास रहेगा, विदेशों में नहीं जाएगा। तो भैया क्या है, कहता एआई के लिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मजबूत कदम है ये। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत जापान समुद्री सहयोग। नया क्या है भाई? कहता भारत और जापान ने मिलकर एक ब्लू इकोनॉमी पार्टनरशिप बनाई है। क्या बनाया है इन्होंने? कहता ब्लू इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनाया है इन्होंने। कहता इसमें ये क्या खास है बात? कहता 2027 तक जापान भारत में निवेश करेगा 3 लाख करोड़ का। कितने का? 3 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान भारत में। सहयोग के क्षेत्र कहां कहां किस फील्ड में ये निवेश करने वाला है? कहता आपदा रोधी बंदरगाह में, ग्रीन शिपिंग में, ठीक है, आपदा रोधी बंदरगाह में और ग्रीन शिपिंग में, सबमरीन केबल में, ठीक है, समुद्री धरोहर संग्रहालय में, ठीक है। यह कदम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के घुसपैठ का जवाब के रूप में इसको देखा जा रहा है। अगला देखते हैं। अगला है भारतीय विमानन क्षेत्र तीसरे नंबर पे आ गया है, ठीक है। भारत का जो एविएशन इंडस्ट्री है वो आपका तीसरे नंबर पे आ गया है। भारत अब विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है, ठीक है। ये याद रखिएगा, बढ़िया न्यूज है। तीसरा नंबर पे कौन आता है? इस प्रकार से सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अगला है महिला पायलट की भागीदारी हमने 15% किया है, जो दुनिया के औसत 5% से 3 गुना है। दुनिया में अगर दुनिया में हम निकालें तो भैया 5% वुमेन पायलट्स हैं और भारत में 15% है, यानी दुनिया का 5 गुना है हमारे यहाँ, ठीक है। महिलाओं को हम हर जगह प्रोत्साहित कर रहे हैं और बड़े बड़े फील्ड में आने के लिए प्रोत्साहन हम दे रहे हैं। अगला है उड़ान योजना के तहत क्या हुआ है भाई? उड़ान योजना के तहत 2014 में एयरपोर्ट बने हैं 74, ठीक है, 74 एयरपोर्ट बने। 2024 में एयरपोर्ट बने हैं आपका 157, ठीक है। ये कंपेरिजन कराया गया है आपको कि भैया यूपीए की सरकार थी तब क्या था और अब जो एनडीए की सरकार है तब क्या हो रहा है, ठीक है। लक्ष्य और रखा गया है कि 2047 तक 350, ठीक है, से लेकर 400 एयरपोर्ट हम बना देंगे, ठीक है। कहता है सर उड़ान क्या कर रहे हो सर? उड़ान योजना क्या है? सर आता है उड़ान योजना तो भैया तुम पूछोगे तो इसको हम डिटेल में वीडियो कभी लाएंगे। उड़ान है पूरे देश का आम नागरिक, पूरे देश का आम नागरिक। उड़ान का मतलब क्या है भाई? कहता है UDAN उड़ान। कहता है U फॉर उड़े, D फॉर देश, A फॉर आम और N फॉर नागरिक। पूरे देश का आम नागरिक, ये है उड़ान। अगला है आपका इकोवाज की 50वीं वर्षगांठ। कहता ये है क्या सर? ये इकोवाज है क्या? कहता ये होता है, इकोवाज है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। कहता इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। इसका मुख्यालय है अबुजा जो है नाइजीरिया में, वहां इसका मुख्यालय है और इसका उद्देश्य है पश्चिमी अफ्रीका में आर्थिक सहयोग और स्थायित्व लाना, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रश्न अक्सर यूपीएससी और एसएससी में पूछे जाते हैं, वहां इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। अगला है आपका विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना, ठीक है, ये है आपका। तो ये विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है वो किसके तहत है? कहता ये PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी की तरफ से ये है। कहता संचालन इसका क्या कौन कर रहा है? कहता केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय इसकी संचालन कर रहा है। भागीदार संस्थाएं कौन कौन है? कहता FCI है, NAFED है और NABARD है और भी बहुत सारे इसमें भागीदार संगठन है। क्या लक्ष्य है इसका भाई? कहता इसका लक्ष्य है किसानों को भंडारण सुविधा, फसल के बदले ऋण देना और ग्रामीण रोजगार देना। कृषि सुधार की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम
माना जा रहा है। अगला और आखिरी न्यूज है माउंट इटना का विस्फोट। कहता है ये इटली की बात है। इटली का बात है भैया। माउंट इटना क्या है? 33वीं द्वीप पर स्थित दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है ये माउंट इटना। ठीक है, याद रखिएगा दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो माउंट इटना कहाँ है? इटली में। अगला है आपका यूएनईएससीओ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसका नाम है माउंट इटना का। ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को ये माउंट इटना का नाम शामिल है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है इसका लावा फ्लो, एस्ट्रोवोल्केनो का उदाहरण है ये। ठीक है, एस्ट्रोवोल्केनो का ये उदाहरण है और भूगोल और आपदा प्रबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। एक दो और न्यूज है उसको भी कवर कर ही लेते हैं। यह है समुद्री संकट का किस्सा। कहता है अगला है समुद्री संकट फाइटोप्लैंक्टन। स्पेल अपना कर लीजिएगा। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन ये और पोषक तत्व क्या है भाई इससे? फाइटोप्लैंक्टन क्या है भाई? तो कहता समुद्र पे आधारभूत खाद्य श्रृंखला। ठीक है, ये है आपका समुद्र के आधारभूत एक खाद्य श्रृंखला को हम लोग बोल रहे हैं। समस्या क्या आया है उसमें? तो आयरन की अधिकता से इनका अत्यधिक विकास होता है। ठीक है, अन्य पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। एक ऐसे समझ लीजिए कि पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भैया जो आपका रिसोर्सेस है वो कम जाएगा, यही वहां पे हो रहा है। प्रभाव क्या पड़ रहा है? तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो असंतुलित हो जा रहा है। यह यूपीएससी के पर्यावरण खंड के लिए संभावित प्रश्न हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। ठीक है, समुद्री खाद्य श्रृंखला के आधार CO2 को अवशोषित करने में ये सहायक होता है। ठीक है, अगला है आपका BSF महिला जवान यूएन पीस कीपिंग के लिए कांगो रवाना हुई है। ठीक है, BSF की महिला जवान जो है यूएन पीस कीपिंग में के लिए वो कांगो रवाना हुई है। भारत यूएन शांति अभियानों में 1950 से भाग ले रहा है और अब तक 2.9 लाख से अधिक जवान तैनात हो चुके हैं। इस बार BSF की महिला यूनिट कांगो भेजी गई है। भारत की वैश्विक भूमिका और महिला सशक्तिकरण का ये उदाहरण है। अगला है गांधी विचार और ऑपरेशन सिद्धांत। कहता है क्या है भैया? कहता जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, गांधी जी के सिद्धांतों की आधुनिक व्याख्या, सत्याग्रह की जगह निर्णायक रणनीति, अहिंसा के स्थान पर सक्रिय कूटनीति। यह मुद्दा निबंध और नैतिक मतलब इथिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे आपको जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसके मेंस वगैरह में आपको निबंध वगैरह लिखने के लिए इस टॉपिक पे आ सकता है। अगला और आखिरी है खीर भवानी मंदिर उत्सव। स्थान कहाँ है भाई? कहता जम्मू कश्मीर की बातें हैं। यहाँ पे देवता है आपकी देवी रागन्या जो कि दुर्गा का एक रूप है, माँ दुर्गा का रूप है। विशेषता है इसका त्रिकोणीय झरना, खीर का प्रसाद। महत्व है यहाँ पे कश्मीरी पंडित के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है। संस्कृति और आर्थिक पर्यटन में इससे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये खीर नहीं है, ये क्षीर है। एक्चुअली क्षीर जो होता है वो खीर का ही संस्कृत वर्जन होता है। ठीक है, एक मिनट। खीर जो क्षीर होता है वो खीर का ही क्या होता है? क्षीर ऐसे लिखाता है क्षीर। ठीक है, क्षीर भवानी मंदिर। ठीक है, तथा मूल मंदिर का निर्माण लगभग महाराणा प्रताप सिंह ने किया था इसको 1912 में। ठीक है, के आसपास इनको करवाया था। बाद में महाराजा हरि सिंह ने इसका जीर्णोद्धार और नवीनीकरण करवाया था। यह मंदिर महारज्ञा देवी, ठीक है, देवी रागिन्या है ना, इसी को हम बोलते हैं महारज्ञा देवी को समर्पित है, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है। मंदिर और त्योहार दोनों का नाम मीठे पकवान, ठीक है, जो नाम पड़ा है ये मीठा पकवान घर में बनता होगा, खीर बनता है ना, खीर, इसी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्षीर बोलते हैं। तो इसी क्षीर शब्द से इस मंदिर का नाम क्या रखा गया? क्षीर भवानी मंदिर रखा गया, जिसे भक्तों को प्रसाद यानी धार्मिक प्रसाद के रूप में वितरित भी यहाँ किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सबसे जरूरी करंट अफेयर। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
नीचे कमेंट करके बताएं इन सबों में कौन सी खबर आपके लिए सबसे ज्यादा रोचक थी। इसके अलावा यदि आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसके अलावा मेरे ब्लॉग पर भी इसका कंटेंट पब्लिश होता रहता है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एमसीक्यू जो है वो मेरे चैनल पे आते रहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखना चाहिए। चलिए, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।